Hello students, welcome to our current affairs session. In today's lecture, we will discuss some important current affairs of 24th of May 2024. आज की क्लास में हम 24 मई 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद सम इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ 24th ऑफ मे। तो 24 मई 2024 के करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के साथ। इंटरनेशनल न्यूज में या अंतर्राष्ट्रीय समाचार में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट रिलेटेड टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है तो वो हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार में कवर करेंगे। किसी कंट्री ने एमओयू साइन किया है भारत के साथ या कंट्री में कोई बेसिकली अपॉइंटमेंट हुआ है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, तो वो भी हम किस में कवर करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय समाचार में। सेकंड हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग और वित्त समाचार। तो बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी न्यूज बन रही हैं वो हम इस कैटेगरी में कवर करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज बन रही हैं वो हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार में कवर करेंगे। उसके बाद कवर करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स। तो रिसेंटली जो खेल समाचार है, स्पोर्ट्स न्यूज है, वो हम कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट डेज न्यूज, जो महत्वपूर्ण दिनों से रिलेटेड खबरें हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड अगर कोई न्यूज बनती है तो वो कवर करेंगे। पुरस्कार और मान्यताओं से रिलेटेड समाचार कवर करेंगे। नियुक्तियों और इस्तीफा समाचार, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सारांश और समरी ऑफ टुडेज लेक्चर कि आज के लेक्चर में हमने क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। क्लियर? तो ये आज की क्लास के हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं जो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। So the image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and honor of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the image. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद आवर फर्स्ट इंटरनेशनल न्यूज। तो पहली इंटरनेशनल न्यूज के साथ, तो यूरोपियन देशों ने फिलिस्तीन को क्या दी है, अभी मान्यता दी है, तो रिकॉग्निशन दी है। यूरोपियन कंट्रीज ने पैलेस्टीन को और इजराइल के जो राजदूत हैं उनको वापस बुलाया है। तो आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दी, जबकि इजराइल हमास संघर्ष जारी है अभी। इसी के जवाब में इजराइल ने आयरलैंड और नॉर्वे से अपने राजदूतों को क्या कर लिया है, वापस बुला लिया है। स्पेन को चेतावनी दी गई है। गाजा में बढ़ती हिंसा के बीच यह कदम कूटनीतिक तनाव को और बढ़ाता है। तो हम सबको पता है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में अभी जो सिचुएशंस हैं वो अभी स्टेबल सिचुएशंस नहीं है। तो उसी को लेके ये न्यूज है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने फिलिस्तीन को अभी रिकॉग्निशन दे दिया है, जिस वजह से नाराज होकर इजराइल ने आयरलैंड और नॉर्वे से अपने बेसिकली जो एम्बेसडर्स थे उनको वापस बुला लिया है। क्लियर? नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से न्यूज है। एचडीएफसी बैंक ने प्रोटीन ई गांव टेक से बाहर निकलते हुए अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। तो जो प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक है वहां पर बेसिकली एचडीएफसी बैंक ने अपनी 3.20% की जो कंप्लीट हिस्सेदारी थी, जो पूरी साझेदारी थी, उसको बेच दिया है। दाव 12,94,326 शेयरों का था, जिसे लगभग 150 करोड़ रुपए में बेचा गया है। शेयरों को खुले बाजार लेन देन के माध्यम से औसतन 1160.15 रुपए प्रति शेयर पर बेचा गया है। निप्पन इंडियन म्यूचुअल फंड ने प्रोटीन ई गांव टेक्नोलॉजी में 148 करोड़ रुपए में 3.16% हिस्सेदारी हासिल की है। क्लियर? तो निप्पन इंडियन म्यूचुअल फंड ने 3.16% हिस्सेदारी हासिल की है और बाकी 0.04% हिस्सेदारी है वो अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने दी। नेक्स्ट, HSBC and SBI acquire stakes in CCIL IFSC। तो HSBC और भारतीय स्टेट बैंक ने अभी क्या किया है, CCIL IFSC लिमिटेड में अपने निवेश या बेसिकली हिस्सेदारी हासिल की है। दोनों बैंकों ने प्रत्येक में 6.125 करोड़ रुपए के 6.125% हिस्सेदारी प्राप्त की है। इस कदम का उद्देश्य गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक यानी जो गिफ्ट सिटी है उसमें उनकी उपस्थिति को मजबूत करना है।
गिफ्ट सिटी भारत का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। क्लियर। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ही न्यूज है। महिंद्रा फाइनेंस ने ईडाई की मंजूरी के साथ सेवाओं का विस्तार किया है। तो ईडाई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ईडाई शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यूनियन लिस्ट में आता है। मतलब अगर इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी कानून बनाना है, जो इंश्योरेंस है उसको किसके अंदर रखा गया है, शेड्यूल 7 के अंदर रखा गया है। और ईडाई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में किसको कंट्रोल करती है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कंट्रोल करती है। तो ईडाई से अभी मंजूरी मिल गई है, महिंद्रा फाइनेंस जो है अपनी वो सेवाएं जो सर्विसेज है उसको एक्सपेंड कर सकता है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से एक कॉर्पोरेट एजेंट्स लाइसेंस प्राप्त किया है। यह लाइसेंस महिंद्रा फाइनेंस को बीमा अधिनियम 1938 के तहत कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में कार्य करने का अधिकार देता है। कंपनी अब बीमा उत्पादकों के वितरण को सुगम बना सकती है। महिंद्रा फाइनेंस की सेवाओं के महत्वपूर्ण विस्तार को यह कदम दर्शाता है। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के थ्रू विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन चिली में किया गया है। तो टोक्यो विश्वविद्यालय ने अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया। बेसिकली जो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी है वो दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मानित हो चुकी है, शामिल हो चुकी है। यह चिली के एंटोफगास क्षेत्र में सैरो नाटोर की चोटी पर समुद्र तल से लगभग 5,640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वेधशाला मानव कौशल और दृढ़ संकल्प का एक प्रमाण के रूप में खड़ी है। तो याद रखना है, टोक्यो विश्वविद्यालय ने अटाकामा में क्या किया है, जो चिली में पड़ता है, वहां पर विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया है। क्लियर। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यूज है। नॉइज ने स्मार्ट रिंग नवाचार को मजबूत करने के लिए महिलाओं के वेलनेस प्लेटफॉर्म सोशल बोट का अधिग्रहण किया है। तो सोशल बोट बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है जो महिलाओं के वेलनेस के लिए काम करता है, जिसको अभी किसने बेसिकली एक्वायर कर लिया है, स्मार्ट वॉच ब्रांड है एंड कनेक्टिव लाइफस्टाइल ब्रांड है नॉइज। तो नॉइज जो प्रमुख स्मार्ट वॉच और कनेक्टेड लाइफस्टाइल ब्रांड है, उसने एआई संचालित महिलाओं के वेलनेस प्लेटफॉर्म सोशल बोट का अधिग्रहण किया है। यह रणनीतिक कदम स्मार्ट रिंग में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नॉइज की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इस अधिग्रहण का विशेष रूप से ध्यान इसके प्रमुख पहनने योग्य उपकरण लूना रिंग को बेहतर बनाने पर है। यह कदम नॉइज की स्थिति को पहनने योग्य प्रौद्योगिकी बाजार में मजबूत करने का लक्ष्य भी रखता है। तो याद रखना है, सोशल बॉट जो बेसिकली प्लेटफॉर्म है, जो एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो महिलाओं के वेलनेस के लिए काम करता है, उसका अधिग्रहण अभी किसने कर लिया है, नॉइज ने कर लिया है। क्लियर। ओके। नेक्स्ट है भारत में 4,000 से अधिक गंगा डॉल्फिन भारतीय वन्यजीव संस्थान। सो बेसिकली जो इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है उसके थ्रू भारत के वन्यजीव संस्थान की हालिया एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें गंगा नदी बसिन में 400 से अधिक गंगा डॉल्फिन है। उत्तर प्रदेश में 4,000 से अधिक गंगा डॉल्फिन है। उत्तर प्रदेश में 2,000 से अधिक गंगा डॉल्फिन पाई जाती हैं। मुख्य रूप से चंबल नदी में सबसे ज्यादा डॉल्फिन पाई जाती हैं। यह वृद्धि संकेत देती है कि नदी का प्रदूषण स्तर क्या हुआ है, लगातार घट रहा है। सरकार के संरक्षण प्रयास प्रभावी साबित हो रहे हैं। तो डॉल्फिन जो है वो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, स्पेशली गंगा और ब्रह्मपुत्र के फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में 2,000 से ज्यादा डॉल्फिन पाई जाती हैं, मुख्य रूप से चंबल नदी में। और ओवरऑल बात करें तो गंगा नदी बेसिन में डॉल्फिन कितनी हो गई है, 4,000 से अधिक गंगा डॉल्फिन की बेसिकली संख्या वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया 2026 में एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन व्यूमेन एशिया कप होस्ट करेगा। तो 2026 के लिए महिला एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा। तो घोषणा एएफसी महिला फुटबॉल समिति की सिफारिश को एएफसी कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद की गई। बैठक कहां पर की गई, इसके लिए बैंकॉक थाईलैंड में हुई। यह घटना ऑस्ट्रेलिया में महिला फुटबॉल के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो याद रखना है, 2026 के लिए महिला एशियाई कप की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज से ही है, लेट्स मूव इंडिया अभियान पेरिस के लिए रवाना होने वाले ओलंपियों का जश्न मनाता है। तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसने लॉन्च किया है लेट्स मूव इंडिया कैंपेन। अभियान रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के सहयोग से है।
ये आगामी पेरिस में जाने वाले ओलंपियो का जश्न मनाने का उद्देश्य रखता है। यह पहल सभी को शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। तो लेट्स मूव इंडिया किसका है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का बेसिकली ये इनिशिएटिव है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे न्यूज। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को मार्क होर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। तो इस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को मार्क होर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। यह प्रस्ताव पाकिस्तान और 8 अन्य देशों द्वारा प्रायोजित किया गया था। इस दिन का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और मार्क होर के संरक्षण को बढ़ावा देना है। तो अवेयरनेस क्रिएट करना और कंजर्वेशन ऑफ मार्क होर इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस डे। मार्क होर एक प्रतिष्ठित और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजाति है जो मध्य और दक्षिण एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यहां से आप देख भी सकते हैं। क्लियर? तो कब से मनाया जाएगा? 24 मई को मार्क होर का इंटरनेशनल डे ऑफ द मार्क होर विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 24th ऑफ मे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज की अगर मैं बात करूं तो विश्व कछुआ दिवस 2024। तो 23 मई को विश्व कछुआ दिवस सेलिब्रेट किया गया है। कछुओं और कछुओं की अनोखी जीवन शैली और आवास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यह दिन 23 मई को मनाया जाता है। कछुए जलीय जीव होते हैं जो पानी में रहते हैं, जबकि कछुए स्थलीय जानवर होते हैं। तो कछुए स्थलीय भी हो सकते हैं और जलीय जीव भी हो सकते हैं। कछुए 300 साल तक जीवित रहते हैं, जो कछुओं की औसत 40 साल की आयु से काफी अधिक है। क्लियर? तो जो बेसिकली टर्टल्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो टर्टल्स जो होते हैं वो एक्वेटिक क्रिएचर्स होते हैं और जो टोर्टोइज होते हैं वो स्थल यानी लैंड पे रहने वाले बेसिकली जीव होते हैं। नेक्स्ट बुक एंड ऑथर से है काइरोस। तो जेनी एरपेनबेक की किताब है काइरोस, जिसने अभी अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज जीत लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज है ये, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जो अभी किसको मिला है? काइरोस को मिला है, जो जेनी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। तो जर्मनी लेखिका है जेनी और अनुवादक माइकल हाइफपेन ने प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज जीता है। उनका उपन्यास काइरोस पूर्वी जर्मनी के अंतिम वर्षों के दौरान एक उलझे हुए प्रेम संबंध की कहानी बताता है। यह पुस्तक 149 पुस्तक उपन्यासों में से 5 अन्य फाइनलिस्ट को पछाड़कर जीती गई है। इस मान्यता से उपन्यास के महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान को रेखांकित किया गया है। तो काइरोस याद रखना है आपको, जिसको अभी क्या मिला है? अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज, विच इज रिटन बाय जेनी एरपेनबेक एंड बेसिकली और अनुवाद किया इसका माइकल हाइफपेन। नेक्स्ट है अवार्ड्स एंड रिकग्निशन। तो वैज्ञानिक है श्रीनिवास आर कुलकर्णी, जिनको खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो शो प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी किसको दिया गया है? श्रीनिवासन आर कुलकर्णी को। तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी जो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है, उनको 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुलकर्णी प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति के भाई हैं। तो ये सुधा मूर्ति के भाई हैं, उनको खगोल विज्ञान में क्रांतिकारी खोजों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। उनका नाम मिली सेकंड पल्सर, गामा रे बर्स्ट, सुपरनोवा और अन्य क्षणिक खगोलीय घटनाओं पर अग्नि शोध में शामिल है। तो काफी फेमस पर्सनैलिटी हैं आर कुलकर्णी, जो बेसिकली सुधा मूर्ति के ब्रदर हैं, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकग्निशन से ये है तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शून्य कचरा लैंडिंग प्रशंसा के साथ राष्ट्र का नेतृत्व करता है। तो तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है जिसने बेसिकली जीरो वेट टू लैंडफिल, जिसे हम शून्य कचरा लैंडफिल की प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त हुई है। यह प्रशंसा भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसे CII-ITC सतत विकास उत्कृष्ट केंद्र से आती है। हवाई अड्डे की पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदारी प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। यह उपलब्ध देश के अन्य हवाई अड्डों के लिए एक मानक भी स्थापित करती है। तो याद रखना, तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहला हवाई अड्डा विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्रेस्टिजियस अवार्ड। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से न्यूज है। लास्ट कैटेगरी है हमारी है विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक क्लाउस शॉन कार्यकारी भूमिका से पीछे हटे हैं।
तो वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम यानी क्लाउस बोस जो विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष थे, अपनी वर्तमान भूमिका से वो स्थानांतरित होंगे। वे अगले साल जनवरी तक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष बन जाएंगे। यह कदम एक संस्थापक प्रबंधित संगठन से नियोजित शासन विकास का हिस्सा है। राष्ट्रपति और प्रबंधन बोर्ड पूरे कार्यकारी जिम्मेदारी लेंगे। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो 24 मई 2024 के हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। तो सबसे पहले हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर चर्चा की, जिसमें हमने देखा यूरोपियन देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है और इजराइल ने दूत को अपने वापस बुला लिया है। बैंकिंग और फाइनेंस से हमने देखा था कि एचडीएफसी बैंक ने प्रोटीन इक्वाटेक से अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। उसके साथ साथ हमने देखा था एचएसबीसी और एसबीआई ने एक्वायर कर लिए हैं सीसीआईएल आईएफएससी के कुछ स्टेक्स, और उसके साथ साथ आईआरडीआईए से अप्रूवल मिल गया है महिंद्रा फाइनेंस को कि वो अपनी सर्विसेज को एक्सटेंड कर सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने टोक्यो विश्वविद्यालय से देखा था, जिसने चिली में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया। उसके साथ साथ नॉइज ने एक्वायर कर लिया है बेसिकली जो सोशल बोट ह्यूमन वेलनेस प्लेटफॉर्म है। उसके साथ साथ हमने इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट देखी थी, जिसमें भारत में डॉल्फिन की संख्याओं में इजाफा हुआ है। स्पोर्ट्स में हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया 2026 के लिए महिला एशिया कप की मेजबानी करेगा और लेट्स मूव इंडिया कैंपेन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के थ्रू स्टार्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट डेज में हमने इंटरनेशनल डे ऑफ मार्कोहोर, अंतरराष्ट्रीय मार्कोहोर दिवस के रूप में देखा। उसके साथ साथ विश्व कछुआ दिवस 2024 देखा, जो कब मनाया गया? 23 मई को मनाया गया। बुक्स एंड ऑथर की बात करें तो काइरोस ने अभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। और पुरस्कार और मान्यता में हमने देखा आल कुलकर्णी को प्रतिष्ठित शो पुरस्कार से सम्मानित किया गया और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा ने शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल प्रशंसा के साथ राष्ट्र का नेतृत्व किया। और लास्ट हमने अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से देखा, जिसमें हमने देखा वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम के जो फाउंडर थे क्लाउस, अभी उन्होंने स्टेप बैक कर लिया है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव रोल से। क्लियर? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 24 मई जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।